नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी जानी मानी हम सबकी प्रिय लेखिका मालती जोशी की लिखी हुई कहानी है। कहानी का नाम है पहला पाठ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कमरे में बैठे बैठे पंकज बोर हो गया था। पैन में स्याही भरने का बहाना लेकर रीनू चीनू जो गई थी वो लौटने का नाम ही नहीं ले रही थी। बार बार उसके आंखों के सामने मेंटल पीस पर रखी खूबसूरत टाइम पीस पर टिक जाती और वो बेचैन हो उठता। इतना सारा समय रोज यूं ही बर्बाद हो जाता है। अव्वल तो दोनों बच्चे कभी समय से तैयार नहीं मिलते, या तो नाश्ता कर रहे होते हैं या खेलने निकल जाते। 10-15 मिनट की प्रतीक्षा बहुत मामूली बात थी। कभी भाग्य से पंकज को वे कमरे में बैठी मिल भी जाती तो बीच ही में बुलावा आ जाता। कभी दर्जी से माप दिलाने के लिए, कभी डॉक्टर से चेकअप के लिए, या कभी सिर्फ किसी मेहमान से मिलवाने के लिए। उसे यहाँ आते 1 महीना हो चला है, पर उसे याद नहीं आता है कि बच्चे कभी लग कर उससे 1 घंटा पढ़े हो। अक्सर एक ग्लानि सी महसूस करता है वह। पर बाबूजी कहते हैं, तुम्हें क्या, तुम अपने काम से काम रखो। ट्यूशन कोई पढ़ने के लिए नहीं रखता भैया, ये तो फैशन है, फैशन। घर में दिखावे की 20 चीज़ें होती है, उसमें एक ट्यूटर भी होता है, समझे। बस अपने काम से मतलब रखो। काम से मतलब पैसों से। महीने के अंत में एक मुश्त 50 रुपये उसके हाथ में आएंगे। उसी पहली तारीख के रुपये सपनों के बल पर ही तो वो इस तरह की यह बोरियत सह लेता है। कमरे के सामने किसी के आहट सुनाई दी। उसे लगा शायद हरीराम है। वह आवाज देकर रीनू चीनू के लिए कहने ही वाला था कि साक्षात मालकिन जी यानी कि मिसेज लाल सामने प्रकट हो गई। उनका डील डॉल रौबदा भी कुछ ऐसा था कि पंकज एकदम उठकर खड़ा हो गया। बाद में पछताता रहा कि उसे इतना विनम्र बनने की क्या जरूरत थी। वो उनका मातहत थोड़े ही है, वो तो एक शिक्षक है, आचार्य है, गुरु है। मास्टर जी, मिसेस लाल कड़कती आवाज में बोली, बच्चों को आज फिर डांट दिया आपने? मैंने कितनी बार मना किया है। एक क्षण के लिए पंकज सहम सा गया, पर दूसरे क्षण उसने अपने आप पर काबू पा लिया। उसे मालूम था दोनों लड़कियां पास ही कहीं कान लगाए खड़ी होंगी। उनके सामने वह अपनी किरकिरी नहीं होने देगा। अपनी आवाज को भरसक रौबदार बनाते हुए उसने कहा, होमवर्क नहीं करेंगे तो डांट तो खाएंगी ही। होमवर्क करवाया भी है आपने? वो गर्जी, 2 दिन से स्कूल में बेचारों को पनिशमेंट मिल रही है, ऊपर से आप भी डांटते जा रहे हैं। मैं तो अपने होमवर्क के लिए डांट रहा था, स्कूल की पनिशमेंट का इससे कोई संबंध नहीं है। अरे आपके होमवर्क को कौन पूछ रहा है? स्कूल का काम क्यों नहीं हुआ, बतलाइए। ये तो आप अपनी लड़कियों से ही पूछिए। स्कूल का काम करवाना मेरी ड्यूटी नहीं है, वो अपने आप ही करना होता है। अगर अपने आप ही करना होता है तो फिर आपकी ज़रूरत ही क्या है? ठीक कह रही हैं आप, मेरी सचमुच कोई ज़रूरत नहीं है, नमस्कार। और सचमुच वह दंदनाता हुआ निकल गया। फिर रास्ते पर सोचता रहा, समझते क्या है ये लोग, ट्यूटर ना हुआ उनका घरेलू नौकर हो गया। जब चाहा डांट दिया, फटकार दिया, घमंडी कहीं के। घर पहुंचा तो बाबूजी, पिंकी, बबलू और दीदी खाना खा रहे थे। जब से ट्यूशन लगी है वह रोज पिछड़ जाता है। माँ उसके लिए बैठी रहती है। बड़ी जल्दी आ गया आज तो, चल आजा, तू भी खाना खा ले, माँ ने कहा। दीदी ने उठकर उसकी भी थाली लगा दी। आज जल्दी आ गया? बाबूजी ने पूछ ही लिया। वे लोग बाहर गए हैं, उसने दबी जबान से कहा। बाहर मतलब? पंकज बड़ी खूबी से इस प्रश्न को अनसुना करता हुआ बोला, यहाँ चूल्हे के पास बैठकर कितना अच्छा लग रहा है, बाहर इतनी ठंड है। ठंड तो है ही, साइकिल पर तो और भी ज्यादा लगती होगी। तेरी ट्यूशन के पैसे मिल जाएंगे तो अपनी दीदी को ऊन ला देना, एक पूरी बाह का स्वेटर बुन देंगी। हाफ में क्या दिसंबर की ठंड रुकती है भला? माँ ने कहा तो बाबूजी बोले, अब कब तो ऊन आएगा और कब वह बुना जाएगा, सीधे रेडीमेड ले डालो। 50 रुपए में एक रेडीमेड स्वेटर कहाँ से आएगा? दीदी फुसफुसाई। अरे आता है, मैंने खुद देखा है, ये नेपाली लोग क्या स्टॉक रखे हुए बढ़िया। पर बाबूजी को माँ ने बोलने ही नहीं दिया। मैं कह देती हूँ, नेपाली वेपाली नहीं चलेगा। एक वो पिछले साल ला कर दिया था, उसने एक दिन भी नहीं पहना है। फिर बाबूजी ने आज के लड़कों की फैशन परस्ती पर लंबा भाषण दे डाला।
पंकज चुपचाप सुनता हुआ खाना खाता रहा। ट्यूशन के 50 रुपए का तरह तरह से हिसाब होता रहा, पर उसने जानबूझकर इस चर्चा में जरा भी रस नहीं लिया। खाना खाकर हाथ धोने के बहाने वह आंगन में आ गया और बाबूजी के बाहर जाने की प्रतीक्षा में वहीं खड़ा रहा। माँ से आज की बात कहने का साहस संजोता रहा। तभी दीदी आंगन में आई। झूठे बर्तनों का ढेर मोरी के पास रखकर निकट आती हुई बोली, पंकज, तेरी ट्यूशन के पैसे मिल जाए तो 10 रुपए मुझे दे सकेगा? 10 रुपए? हाँ रे, स्टाफ में 2 के यहाँ शादियाँ हैं। हम लोगों के यहाँ नियम ही बन गया है, शादी में 5 और बच्चे के जन्मदिन पर 2। इतना तो कंट्रीब्यूशन देना ही पड़ता है। लेकिन दीदी, मेरी तनख्वाह के लिए कह रहा है ना। सारी की सारी बाबूजी को लाकर पकड़ा देती हूँ, कुल 110 ही तो मिलते हैं। बाबूजी तुम्हें कुछ भी नहीं देते? देते हैं 10 रुपए, जो बस के किराए में ही खर्च हो जाते हैं। पास में कुछ नहीं बचता। क्रीम तक लाने के लिए तरस गई हूँ। हाथ देखना कैसे हो रहे हैं। क्रीम के लिए, पाउडर के लिए पैसे मांगूंगी तो घर सिर पर उठा लेंगे। 6 महीने हो गए हैं, मैंने कोई पिक्चर तक नहीं देखी है। हिम्मत ही नहीं पड़ती। अरे क्रीम पाउडर के लिए ना सही, पर स्टाफ के कंट्रीब्यूशन के लिए तो मांग ही सकती हो। ना बाबा, पिछली बार चंदेल की शादी के समय कितना तूफान मचाया था, याद है ना? अब इनकी लड़की की शादी नहीं होती तो क्या दुनिया की सभी लड़कियां कुंवारी रह जाएंगी? अरे तुम्हारी शादी के लिए ही तो बाबूजी पैसे जमा कर रहे हैं। हाँ, कर तो रहे हैं। शादी तो जब होगी तब होगी, अभी तो फजीयत हो रही है, दीदी ने कसैले स्वर में कहा और आंचल से आंखें पोंछती हुई अंदर चली गई। अरे वहां ठंड में खड़े होकर क्या कर रहे हो? दोनों को बीमार पड़ना है क्या? माँ चिल्ला रही थी। दीदी अंदर चली गई, पर पंकज वहीं खड़ा रहा, हिसाब लगाता रहा। महीने में 100, अर्थात साल भर में 1200। इस प्रकार जमा हुए कुल 3600 रुपए। और 3-4 साल नौकरी कर लेंगी दीदी, तब कहीं 10,000 रुपए जुट पाएंगे। पर तब तक दीदी एकदम बुढ़ा जाएंगी। अभी से ही कितनी बड़ी लगने लगी हैं। और दीदी की शादी होने तक पिंकी भी बड़ी हो जाएगी। फिर वो भी हाई स्कूल पास कर किसी प्राइवेट स्कूल में लग जाएगी। फिर साल दर साल बुढ़ाते अपना दहेज जोड़ती रहेगी। वाह, क्या खुशनुमा जिंदगी है। ट्यूशन छोड़ देने की बात उसने घर में किसी को नहीं बताई। हिम्मत ही ना पड़ी। वो रोज समय होते ही साइकिल उठाता और लाइब्रेरी में जाकर बैठ जाता। 1-2 घंटे वहां बिताकर घर चला आता। पहली तारीख आई और चली गई। ट्यूशन के पैसों के लिए घर में किसी ने नहीं पूछा। दीदी ठीक ही कह रही थी, वो लड़का है, उससे कोई हिसाब नहीं मांगेगा। फिर भी वो कोई माकूल सा बहाना तलाश करता रहा, लेकिन उसे अधिक सोच विचार करना ही नहीं पड़ा। उसके झूठ का भांडा अपने आप ही फूट गया। उस दिन लाइब्रेरी से लौटा ही था तो बाबूजी ने टोक दिया, कहाँ थे इतनी देर तक? उसकी तरफ से माँ ने ही उत्तर दे दिया, रोज रोज क्या नए सिरे से बताना होगा, ट्यूशन से आ रहा है बेचारा। तुम चुप रहो जी, बाबूजी दहाड़े। जैसी पट्टी पढ़ा देता है तुम मान लेती हो। मैं उतना बेवकूफ नहीं हूं। क्या पट्टी पढ़ाई, जरा सुनू तो। जानती हो, हजरत पिछले 8 दिन से ट्यूशन छोड़े बैठे हैं। मुझे तो गोपाल बाबू ने आज बताया। वो इतना नाराज हो रहे थे। इतना गैर जिम्मेदार निकल जाएगा ये, उन्हें पता नहीं था। नहीं तो अपने बॉस के यहाँ तो नहीं लगवाते। बेचारों को इतना भला बुरा सुनना पड़ा है। क्यों रे? माँ ने सिर्फ इतना कहा, पर उन 2 शब्दों में केवल कुतूहल नहीं था, निराशा थी, दुख था। हाँ, मैंने छोड़ दिया है वहां जाना। इतना अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा क्या अपमान किया है उन्होंने? क्या गाली दी है? अफसर आदमी है, थोड़ा मोड़ा कहते ही रहते, सह लेना पड़ता है। वी मस्ट लर्न टू पॉकेट द इंसल्ट। आप सहन कीजिए, मैं नहीं सहन कर सकता। मैं तो सहन करूंगा ही, करता ही आया हूं, नहीं तो गृहस्थी की गाड़ी यहाँ तक कैसे खींच लेता। तुम राजा आदमी हो, अकड़ सकते हो। मैं तो बोझा ढोने वाला मजदूर हूँ। मेरी औकात ही क्या है? बाबूजी पता नहीं कितनी देर तक बड़बड़ाते रहे। लगता था गोपाल बाबू ने उन्हें काफी जलील किया है और अब वो अपना गुस्सा पंकज पर उतार रहे थे। 2 दिन तक घर का वातावरण बड़ा बुझा बुझा रहा। सब लोग उससे ऐसे कतरा रहे थे मानो उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर डाला हो। पंकज अनजाने ही स्वयं को दोषी महसूस करने लगा।
दीदी की ओर देखने का भी उसमें साहस नहीं रह गया था। 5 तारीख को जैसे इस सहमे सहमे वातावरण में अचानक एक विस्फोट हो गया। उस दिन दीदी का वेतन मिला था। बाबूजी के दफ्तर से लौटते ही उन्होंने 100 का एक नोट उन्हें थमा दिया। एक हाथ में रुपए और दूसरे में चाय का कप लेकर बाबूजी दीदी को घूरते रहे। बोले कुछ नहीं, पर वह बुरी तरह सकपका गई। हकलाती हुई बोले, वो 10 रुपए महीने के हम लोगों ने एक स्कीम स्टार्ट की है। इतना कांप रही थी दीदी कि उनसे ढंग से झूठ भी नहीं बोला गया। अपने आप ही सारा तय कर लिया, तो फिर इसकी भी क्या जरूरत थी। और बाबूजी ने नोट फर्श पर ऐसी बेरहमी से फेंक दिया जैसे वह कागज का एक मामूली टुकड़ा हो। दीदी का महीने भर का परिश्रम जैसे एक क्षण में मिट्टी हो गया। पंकज को ताव आ गया। रुपए उठाते हुए बोला, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? दीदी की अपनी भी तो कुछ ज़रूरतें होती हैं कि नहीं? उनके लिए ₹15 अगर वह रख भी लेती है तो क्या गुनाह करती हैं? उसकी ज़रूरतों के लिए क्या मैंने कभी मना किया है? बाबूजी एकदम फट पड़े। आगे उसे 15 रुपए देता रहता हूँ, अपने पास से देता हूँ। ये मत समझो कि उसकी सारी तनख्वाह डकार जाता हूँ। मुझे गौ माता की कसम है जो मैंने पाई भी छुई हो। लाना जी वो पासबुक जरा। हजरत अपनी आंखों से सारा हिसाब देख ले। गरीब हूँ पर कमीना नहीं हूँ। 4 पैसे कमाने की तमीज नहीं है हजरत को और मुझे अक्ल सिखाने चले हैं। इतना चीख चीख कर बोल रहे थे बाबूजी कि उनकी आवाज फटने लगी थी। पास पड़ोस के लोग झांक झांक कर देखने लगे थे। इतनी शर्म आई पंकज को। जरा सी बात का इतना बड़ा कांड हो जाएगा इसका उसे अनुमान नहीं था। दीदी की शक्ल तो ऐसी हो गई कि देख कर रोना आता था। अपने गर्जन तर्जन से जब संतुष्ट हो गए तब बाबूजी पैरों में चप्पल डालकर बाहर निकल गए। घर में एकदम सन्नाटा छा गया। शाम से ही सब बिस्तरों में दुबक गए। माँ, दीदी, पंकज सब दम साधे पड़े थे, पर पिंकी और बबलू बार बार करवटें बदल रहे थे। दोनों का मुंह इतना सा निकल आया था। पंकज का मन एक साथ ही आक्रोश और करुणा से भर उठा। बेचारे बच्चों ने सुबह 10 बजे खाना खाया होगा। स्कूल से लौटकर केवल एक कप चाय मिली होगी। बहुत हुआ तो बासी रोटी। नींद आए तो आए कैसे? पेट में तो चूहे कूद रहे होंगे बेचारों के। फल फूल मेवा मिठाई ना सही, 2 जन खाना तो ठीक से मिलना चाहिए न। वो तैश में आकर माँ के सामने खड़ा हो गया। माँ, खाना दो, भूख लगी है। माँ ने उसकी ओर ऐसी दृष्टि से देखा जैसे उसने कोई बहुत अशोभनीय बात कह दी हो। पंकज ने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया। कठोर स्वर में बोला, दिन भर के भूखे हैं बच्चे, आपको उनका भी ख्याल नहीं आया? बाबूजी का क्या है, उनके तो जेब में पैसे होते हैं, कहीं भी चाय नमकीन पेट में डाल लेंगे, पर औरों का तो ख्याल कीजिए। माँ कुछ नहीं बोली, चुपचाप उठकर रसोई में आई और चूल्हे में लकड़ी देने लगी। चूल्हे पर पड़ी अध बनी सब्जी फिर खदकने लगी। उतनी देर पंकज सबके लिए थाली कटोरी आसन आदि लगाता रहा। पिंकी और बबलू को ज्यादा मनाना भी नहीं पड़ा। दूसरी आवाज में वे आ गए। कोने में गुड़ी मुड़ी होकर सुबकती हुई दीदी को वो करीब करीब उठाकर ही ले आया, पर लाख कस्में दिलाने के बावजूद उन्हें धोख और खिला नहीं सका। हार कर उसने प्रयत्न ही छोड़ दिया और वे वापस अपने बिस्तर पर चली गई। तुम्हारे भाग्य में रोना ही लिखा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो मन ही मन बुदबुदाया। जरा भी सख्त मिट्टी की होती तो यहाँ काहे को पड़े रहती? पांडे जी की रमा की तरह ठाठ से अपना ब्याह रचा लेती, या फिर कोई अच्छी सी नौकरी लेकर बाहर चली जाती, आज़ादी से रहती। यहाँ उस फटेजर स्कूल में क्यों सड़ती? बच्चे तृप्त भाव से खाना खा रहे थे। उन्हें देखकर ही खुश हो लिया वो, नहीं तो उसकी अपनी तो भूखी मरी गई थी। एक रोटी भी समाप्त करना उसे मुश्किल हो गया था और आश्चर्य तो ये था कि माँ ने एक बार भी उसे नहीं टोका। सुबह कॉलेज जाते हुए भी उसका मन वैसा ही भारी बना रहा। वह बार बार अपने को याद दिलाता रहा कि आज उसे प्रोफेसर भटनागर से मिलना ही होगा। प्रोफेसर भटनागर अंग्रेजी के विभागीय अध्यक्ष हैं, पर अध्यापन से ज़्यादा उनकी रुचि गाइड लिखने में थी। 6ठी से लेकर बीए तक के विद्यार्थियों को उन्होंने अपने ज्ञान से लाभान्वित किया था। ऐसे, लेटर राइटिंग, पोएट्री एप्रिसिएशन, समरी राइटिंग आदि कोई भी विषय ऐसा नहीं था जो उनकी कलम से छूट गया हो। हर विषय के बुकलेट बाजार में उपलब्ध थी। इन दिनों उनका कारोबार इतना बढ़ गया था कि एक सहयोगी की जरूरत महसूस करने लगे थे। एक मेधावी और ज़रूरतमंद छात्र के नाते उन्होंने सबसे पहले पंकज से ही बात की थी।
प्रस्ताव बहुत ही लुभावना था, पर पंकज ने नम्रता से अस्वीकार कर दिया था। प्रोफेसर भटनागर की लड़की ऋचा उसके कक्षा में पढ़ती थी। अपने क्लासमेट के यहाँ उसके पिता के वेतनभोगी सहायक के रूप में जाना उसे अच्छा नहीं लगा था। उसकी अपेक्षा उसे गोयल अंकल के यहाँ काम करना मंजूर था, क्योंकि कुछ ना कुछ करना तो था ही, ये तो निश्चित था। इसी शर्त पर अंग्रेजी में एमए करने की अनुमति मिली थी, नहीं तो बाबूजी तो उसके हाथ में कलम पकड़ाने को आ तो रहे थे। गोयल अंकल किसी जमाने बाबूजी के सहपाठी रह चुके थे, कभी कभार घर आ जाते थे, इसी कारण उनके यहाँ की नौकरी नहीं लगी थी। लेकिन शैली और कीट्स के कल्पना संसार में रमने वाला उसका मन वहां उखड़ा उखड़ा रहने लगा, क्योंकि लाख खूबसूरत नामों के बावजूद वह मुंशीगिरी ही जो थी। अपने साथी पेशकारों का मुवक्किल घेरने का फन उसे हीन बोध से ग्रस्त कर देता। बार बार लगता उसकी वजह से अंकल को नुकसान हो रहा है। शब्दों के यह दावपेच वह उम्र भर नहीं सीख पाएगा, इससे तो कोई ट्यूशन ही कर लेता। और तब गोपाल बाबू उसके लिए यह नायाब ट्यूशन लाए थे, 3rd और 4th की लड़कियों को 1 घंटा पढ़ाना, महीना ₹50। लेकिन वो तो उसे भी नहीं चला पाया था। हेलो यंग मैन, किसी ने आवाज दी और एक स्कूटर उसके पास आकर रुक गया। उसने मुड़कर देखा, मिस्टर लाल थे, शायद टेनिस खेलकर लौट रहे थे। सफेद कपड़ों में इतने स्मार्ट और खूबसूरत लग रहे थे कि एक क्षण को तो वह पहचान ही नहीं पाया उन्हें, और फिर अनजाने ही उसके हाथ नमस्कार में जुड़ गए। बाद में इतनी कोफ्त हुई उसे अपने पर। कॉलेज जा रहे हो? जी। एमए कर रहे हो ना? जी जी। किस विषय में? इंग्लिश। प्रीवियस है ना? कौन से पेपर ले रखे? और इसके बाद उन्होंने और भी कई प्रश्न पूछ डाले, जैसे शेक्सपियर का कौन सा नाटक कोर्स में है, कौन सा उपन्यास अच्छा लगता है, अच्छा पोएट कौन सा है, शैली और कीट्स की सौंदर्यानुभूति में क्या अंतर है। शायद वह दिखाना चाहते थे कि अंग्रेजी साहित्य में उनका भी दखल है, पर वो इतने हार्दिकता से बोल रहे थे कि पंकज अधिक देर तक तटस्थ न बना रह सका। उसे अपना रूखा लहजा छोड़ना ही पड़ा। और ऐसे ही असावधान क्षणों में उन्होंने एकाएक पूछ लिया, कैन यू डू मी अ फेवर? जी। एक टॉक मांगी है आकाशवाणी ने, अंग्रेजी में देनी होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो मैं कर लेता, पर हिंदी में लिखना तो मेरे लिए बड़ा सरदर्द है। स्क्रिप्ट दे दूं तो अनुवाद कर सकोगे? वैसे मैंने एक रफ स्केच बनाया है, शाम को आओगे तब देख लेना। पंकज चुप। आई विल पे सेपरेटली फॉर इट। पेमेंट की बात नहीं है सर, पंकज हड़बड़ाकर बोला था। दरअसल बात यह है कि आजकल आई हैव लेफ्ट। अरे! आश्चर्य से फैल गई उनकी आंखें। क्यों? क्यों भाई? क्या टाइम सूट नहीं करता या परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है? पसोपेश में पड़ गया पंकज और फिर हिम्मत करके कह ही दिया, सर दरअसल पढ़ने में वहाँ कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। मुश्किल से 20-25 मिनट मेरे पास बच्चियाँ बैठ पाती हैं, उतने समय में भी सिर्फ स्कूल का होमवर्क ही कराना पड़ता है मुझे। समय तो खैर जाया होता ही है, मैं उन्हें कुछ दे भी नहीं पाता, इसी से मेरा कॉन्शियस अलाउ नहीं करता मुझे। कोई बात नहीं, उन्होंने पंकज की पीठ थपथपाते हुए कहा, बच्चे हैं, जितनी देर पढ़ ले उतना ही बहुत है। और होमवर्क तो ऐसा है, कभी कभार गाइड कर दिया करो बस। यू नो दीज लेडीज, इनकी डिग्रियां सिर्फ दिखाने के लिए होती हैं। मेरी पत्नी तो खुद ग्रेजुएट है, पर 4th क्लास के सवाल वो नहीं कर सकती हल। अच्छा शाम को मिलेंगे, उन्होंने कहा, और कुछ ही क्षणों में फर्राटे की आवाज करता हुआ स्कूटर आंखों से ओझल भी हो गया। अपने हाथ में फड़फड़ाते हुए 10-10 के 5 नोटों को पंकज पागलों की तरह देखता रह गया। बड़ी देर बाद जब उसे होश आया तब उसके मुंह से निकला, काइया कहीं का, कितनी आसानी से बेवकूफ बना गया। अंग्रेजी साहित्य की चर्चा तो एक बहाना था, रेडियो वार्ता भी निरी गप। असल मकसद तो उसे ट्यूशन पर वापस बुलाना था। खूब जानते रहे होंगे कि वो पिछले 8-10 दिनों से नहीं आ रहा। नाटक ऐसा कर रहे थे मानो उन्हें अभी अभी पता चला हो। और ये गोबर गणेश उनकी बातों में आ गया। सर सर कहकर उनके सामने दांत निपोरता रहा, आत्मा की बातें करता रहा। क्यों नहीं कह दिया उनके मुंह पर कि उनकी बीवी बेहद बदतमीज औरत है, उससे मेरा निबाह नहीं हो सकेगा। अपने को दिन भर कोसता रहा पंकज, पर जेब में रखे रुपयों की गर्मी का भी अनुभव करता रहा। इसीलिए शाम के 6 बजते ही बाबूजी की खड़खड़िया साइकिल उठाकर बंगले की ओर चल दिया।
वहां का नजारा ही बदला हुआ था। जाते ही चपरासी ने अदब से नमस्कार किया और साइकिल ले ली। कमरे में पहुंचते ही देखा चीनू तीनों पहले से ही वहां मौजूद हैं। उन्होंने बाकायदा उससे नमस्ते भी की। टेबल करीने से लगी हुई थी, पेंसिलें छिली हुई। उसका मन एकदम खुश हो गया। दिन भर जो एक पछतावा सा था मन में, वो धुल गया। एक नए ही गौरव से भर उठा वो। उसी आवेश में अत्यंत उदार स्वर में बोला, लाओ भाई, स्कूल का होमवर्क करवाना हो कुछ तो दे दो, पहले वो देख ले, बाद में फिर अपनी पढ़ाई करेंगे। लड़कियां पहले तो आश्चर्य से उसका मुंह देखती रही, फिर अपने होमवर्क की कॉपियां निकाल लाई। वो बड़े मनोयोग से उनके सवाल करवाता रहा, शब्दार्थ लिखवाता रहा, कविताएं समझाता रहा। उसने सोचा, अगर पूरा घंटा भी इसी में बीत जाता है तो क्या हर्ज है, ये भी तो एक तरह की पढ़ाई ही है। अपने सोचने के इस नए ढंग पर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और खुशी भी। पानी लेंगे साहब? उसने सिर उठाकर देखा। हरीराम बड़े कायदे से ट्रे लिए खड़ा है। कांच का खूबसूरत गिलास, उस पर क्रोशिया का जालीदार रुमाल ढका हुआ। उसे प्यास तो नहीं थी, फिर भी उसने परितृप्त भाव से गिलास उठाया और पानी पीकर वापस रख दिया। उसे एक पुरानी बात याद आ गई। तब उसे यहाँ आते हुए 3-4 दिन ही हुए थे। वो कमरे में बच्चों को पढ़ा रहा था। बाहर हॉल में पार्टी चल रही थी। कुछ संभ्रांत मेहमान आए हुए थे, क्योंकि बाहर 2-3 गाड़ियां खड़ी थी। बाहर के हंसी मजाक का शोर यहाँ तक आ रहा था और बार बार उसका ध्यान उचट रहा था। उसने चाहा कि बीच का दरवाजा बंद कर ले, ताकि आवाज कुछ तो कम हो। वो उठकर दरवाजे तक गया ही था कि उसने सुना, भाई साहब, मास्टर जी को चाय लगा दें? बाहर हो गया क्या सबका? जी। सबके ड्राइवरों को दे दिया? नहीं तो बाद में सब चिल्लाते फिरेंगे कि लाल साहब के बंगले पर चाय भी नहीं मिली। भाई साहब, सबको पिला दिया जी। तो फिर दे दे मास्टर को भी। वह धम्म से कुर्सी पर आकर बैठ गया। अपमान से उसका मुंह लाल हो गया था। तभी हरिराम दोनों हाथों में कप प्लेट थामकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। चाय नहीं पीता मैं, ले जाओ, उसने कुछ ज्यादा ही सख्त लहजे में कहा था। हरिराम पहले तो सकपकाया, फिर बुरा सा मुंह बनाकर चला गया। कुछ क्षण पहले जब उसने मालकिन और हरिराम का संवाद सुना था, तब यह निर्णय ले लिया था कि इस घर में चाय कभी नहीं पिएगा। पर हरिराम को यूं हाथों में चाय लाते देखकर तो उसका खून खौल गया था। वो ट्रे संस्कृति का पला हुआ नहीं था। उसके घर टीन की एक ही ट्रे थी जिस पर ताजमहल बना हुआ था। दीदी को जब कोई देखने आता था, बाबूजी के कोई खास दोस्त आते थे, तभी वह ट्रे बाहर निकलती, अन्यथा नए कप प्लेटों के साथ अलमारी में सुरक्षित रखी रहती। लेकिन यहाँ के रस्मों रिवाज अलग थे। उसने देखा था कि बच्चे भी पानी मांगते तो वह कायदे से ट्रे में लेकर आता था। इसीलिए हरिराम जब हाथ में चाय लेकर आया, तब उसे अपनी अवज्ञा का भान हुआ, अपने अपमान का भान हुआ, और इस अपमान का शूल बहुत गहरे तक चुभ गया था। पर आज तो उसके लिए पानी भी ट्रे में आया था। जरूर मिस्टर लाल ने सबके कान उमेटे हैं। वो खुश हुए बिना नहीं रह सका। एक अनोखे दर्प से उसका चेहरा चमकने लगा। पढ़ाकर वो बाहर निकला, तब भी उसकी चाल में एक आत्मविश्वास था, रौब था। हॉल में शायद कोई बैठा था। पोर्च में अंदर की आवाजें साफ सुनाई आ रही थी। वो साइकिल का ताला खोल रहा था जब उसने सुना, मिसेज लाल, मास्टर फिर से आने लगा क्या? आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ? 50 रुपए कम होते क्या? तो बीच में उसकी अकल कहाँ गुम हो गई थी? वही तो, इन्होंने ऐसे कसकर डांट लगाई। भला ये भी कोई तरीका है? परीक्षा सिर पर है और आप बिना बात के घर बैठ गए, कोई सूचना भी नहीं। पंकज का गुस्सा फिर उबलने लगा। इच्छा हुई कि दनादन सीढ़ियां चढ़कर सबके सामने पहुंच जाए और कहे कि तुम्हारे श्रीमान जी ही चिरौरी करके लौटा लाए हैं मुझे, नहीं तो मैं उनके 50 रुपए पर थूकता भी नहीं। पर नहीं हो सका उससे। उसे यह सब नहीं हो सका। बाबूजी का असहाय क्रोध, माँ की उदास आंखें, दीदी की मूक वेदना, सबने मिलाकर उसका रास्ता रोक लिया। निरुपाय सा वो लौट पड़ा। बाबूजी ठीक ही कहते हैं। अपनी खड़खड़िया साइकिल पर पेडल मारता हुआ वो सोच रहा था, बाबूजी ठीक ही तो कहते हैं, वी मस्ट लर्न टू पॉकेट इंसल्ट। यस, वी मस्ट। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की लिखी हुई कहानी पहला पाठ। क्या हर असहाय लाचार आदमी का ये पहला पाठ होता है कि उसे हर तरह की इंसल्ट, हर तरह का अपमान सहन करने की आदत डालनी होगी?
वैसे पैसे वाले लोगों की आदत होती है कि वे असहाय या मजबूर लोगों का खूब अच्छे से दोहन करते हैं, और वो भी इंसल्ट करने के साथ साथ। मित्रों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कहानी के बारे में अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।